नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर योगेंद्र साहू क्लासेस के। हमारे जो पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आज उसका एक नया टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जैसे कल लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम आए हैं और अभी वापस सरकार बनाने की बात कही जा रही है और मंत्रिमंडल के गठन की, मंत्रिपरिषद के गठन की बात कही जा रही है, तो इस समय में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और होप्स हो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए, क्योंकि अधिकतर एग्ज़ाम में जो करंट में चलते रहता है उन्हीं मुद्दों पर ज़्यादा बात की जाती है। तो अभी जैसे चुनाव हो गया, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, सरकार का बनना हो गया, ये टॉपिक काफ़ी अभी हाईलाइट रहेंगे, तो इससे तो क्वेश्चन आने बिल्कुल लाजमी है। तो बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं हमारे आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने सरकार के 3 अंग पढ़े हैं। क्या? आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, लोकतंत्र में, संविधान में आपके 3 चीजें पढ़े हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होती है? जो विधि बनाती, विधि मतलब कानून यानी संसद। कार्यपालिका कौन? जो उस कानून को लागू करता है। न्यायपालिका कौन? जो न्याय को करता है। ठीक है, तो आपकी पूरी मंत्रिपरिषद ये आपकी विधायिका में भी आती है और कार्यपालिका में भी आती है, क्योंकि इन्हीं लोग बैठ के क्या करते हैं? कानून भी बनाते हैं और बाद में कानून को लागू भी करवाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये बातों पे ही आज की पूरी सीरीज चलने वाली है। तो जाहिर सी बात है, मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में, है ना, हमारे देश में कौन है कार्यपालिका का प्रमुख? कौन है हमारे देश में? कार्यपालिका का प्रमुख है आपका राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो भैया यहाँ नाम राष्ट्रपति का चलता है, राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं और वो काम को करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। उसी पे आज डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों में सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है? नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। और संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। तो यहां संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में बोल रहा है? प्रधानमंत्री में। ये तो गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, बिल्कुल सही दोस्तों। अनुच्छेद 75 में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 75 में क्या क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, किसको? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, क्या होता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है दोस्तों, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और लाइन क्या कही गई है अनुच्छेद 75 में? कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि क्या? राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा जो लोकसभा में क्या प्राप्त करेगा? बहुमत।
तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, है ना। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 75 के द्वारा। तो ये सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, हाँ ठीक है। देखिए अनुच्छेद 75 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर क्या करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद बनाता है, तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। यह भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी सही है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई मंत्री बन रहे हो या प्रधानमंत्री बन रहे हो उस समय आपको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर आप सदस्य नहीं भी हो तो 6 महीने तक आप प्रधानमंत्री और मंत्री के पद पर रह सकते हो। 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है? किसी भी सदन का सदस्य बनना है दोस्तों। ये एक अच्छी बात अभी तक है जिसका फायदा लोग उठाते भी हैं। अगर कोई आदमी चुनाव हार भी गया है, ना वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, तो भी वो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, पर उसको अपनी नियुक्ति के 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये भी सही है। तो अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी। क्या? ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही है। चलो देख तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं। आज भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? अभी आपको बताया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत बार लोग गलत कर देते हैं। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी सांसद का चुनाव लड़े हैं। कहां से? वाराणसी से। वो सांसद का चुनाव लड़े हैं, वाराणसी से जीत भी गए हैं। उनके जो दल है एनडीए, उनको सबसे ज्यादा सीट मिली है, 292-94 जो भी सीट मिली है। तो बहुमत दल कौन सा हो गया? एनडीए। और उस दल का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री हमेशा क्या होता है? नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता दोस्तों। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है सांसद का। और जिसके पास ज्यादा पार्टी के सदस्य रहेंगे उसके नेता को क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। चलिए इसका ऑप्शन होगा डी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुतों से गलत भी हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान? अनुच्छेद 78 में है। तो किसके दायित्वों का प्रावधान है दोस्तों? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का क्या काम होगा? देखिए दोस्तों क्या होता है, ये राष्ट्रपति एक तरफ पूरा मंत्रिपरिषद, बीच में कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या करेगा? अगर राष्ट्रपति पूरे सरकार के बारे में कोई सूचना मांगेगा तो प्रधानमंत्री उसको देगा, किसको? राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति कोई सूचना देने बोलेगा पूरे मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री जाके मंत्रिपरिषद को सूचना देगा। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, वो इधर से उधर संदेश पहुंचाता है और पूरे सरकार को चलाता है, ठीक है। कई संविधान विशेषज्ञों ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री वो क्या है? नाविक है जो सरकार रूपी जहाज को चलाता है। तो ठीक है, यहां पे प्रधानमंत्री का दायित्व तो क्या है कि सरकार के संबंध में जानकारी राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति जो सूचना देने कहे वो सूचना वहां पर पहुंचाए। और यही सब बात किस पे लिखी गई है? अनुच्छेद 78 में। किसके दायित्वों का बात कही गई है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन होगा डी। कैबिनेट से तात्पर्य है, कैबिनेट से तात्पर्य क्या है? कैबिनेट से तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखिए दोस्तों यहां भी मैं बता देता हूं, बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है। एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एक होता है क्या? कैबिनेट मंत्री, है ना, मतलब कैबिनेट, ठीक है। एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तरफ कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सब मंत्री आते हैं। मंत्री कौन से? केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री मतलब जो विभाग के प्रमुख है। उसके बाद राज्य मंत्री, वो केंद्रीय मंत्री के अंदर जो राज्यों के लिए मंत्री है वो। उसके बाद क्या आएगा? उप मंत्री, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उप मंत्री। उसके बाद क्या आएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार मतलब उस राज्य मंत्री के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री है नहीं, वही विभाग का प्रमुख है। तो जितने टाइप के भी मंत्री होते हैं
वो सब किस में आएंगे? मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद बड़ी होती है, जितने टाइप के भी मंत्री होते हैं वो आएंगे मंत्री परिषद में। और कैबिनेट मंत्री में वो मंत्री आएंगे, वो मेन मेन मंत्री आएंगे जो जनता से जुड़े पक्षों से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, कोयला मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। मतलब मंत्री परिषद में से कुछ चुनिंदा मंत्रियों का एक मंडल बनाता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में से कुछ चुनिंदा मंत्रियों का एक मंडल बनाता है, एक समूह बनाता है प्रधानमंत्री, उसी को बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट मतलब कुछ चुनिंदा मंत्री जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उनका एक क्लोज ग्रुप कैबिनेट कहलाता है। ठीक है, और मंत्री परिषद में सब लोग आ जाएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री में कुछ चुनिंदा मंत्री आते हैं, तो उसी को बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मतलब मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में सब लोग आ जाएंगे, मंत्रिमंडल में चुने हुए लोग आएंगे। तो कैबिनेट मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और कहां हुआ है? तो वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। 352 में क्या है पता है आपको? राष्ट्रीय आपातकाल। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का दुरुपयोग किया तो आपका कौन से संविधान संशोधन? जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का दुरुपयोग किया तो कौन सा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, है ना। जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का दुरुपयोग किया तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना आपातकाल नहीं लगाएगा। आपको पता है हमारे यहां आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहले क्या हुआ? इंदिरा गांधी बोली और राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर दिए, मंत्रियों को भी नहीं पता था। तो इस चीज से बचने के लिए अब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अनुसार तभी कर पाएगा जब पूरे मंत्रिमंडल का, मंत्री परिषद का नहीं, मंत्री परिषद में तो 50 मंत्री है, किसका किसका साइन लेते घूमोगे, है ना। तो मंत्रिमंडल चुने हुए क्लोज ग्रुप का जब तक लिखित में समर्थन प्राप्त नहीं होगा आपातकाल के लिए, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगाएगा। तो यही 352 में अमेंडमेंट करके 44वें संविधान संशोधन 1978, कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना आपातकाल नहीं लगाएगा। तो यहीं पे बस मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। कहां? अनुच्छेद 352 में। कहां पे? अनुच्छेद 352 3 में। अनुच्छेद 352 3 में। ठीक है, समझ में आ गया? एक ही बार मंत्रिमंडल का कहां? इसी लाइन पे हुआ है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के क्या नहीं लगा पाएगा? आपातकाल। ठीक है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है पहला ऑप्शन, ये तो गलत है। ठीक है, अगर कोई मंत्रालय बनाना है, कोई विभाग बनाना है, तो वो कौन बनाएगा आपको पता है? वो राष्ट्रपति बनाएगा। और किसकी सलाह से बनाएगा? वो प्रधानमंत्री की। देखिए दोस्तों, हमारे यहां राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। अगर उसको सलाह पसंद नहीं आएगी राष्ट्रपति को, तो एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। अगर पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह दी जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? वो सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। कौन? राष्ट्रपति। और दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, 3 लाइन है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ठीक है, अगर सलाह राष्ट्रपति को पसंद नहीं आता है तो वो एक बार उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। अगर पुनर्विचार के बाद वही सलाह दी जाए तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या सलाह दी है राष्ट्रपति को, इसका न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखिए। तो भैया कोई भी विभाग बनाना है तो राष्ट्रपति बनाएगा। हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति विभाग बनाएगा, लेकिन किसकी सलाह से बनाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह से। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बहुमत के आधार पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो पहला तो गलत हो गया, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही, आप अनुच्छेद 75 पे पढ़े हो क्या कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वही बात कही गई है। तो यहां क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, काफी बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, संघीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों, राष्ट्रपति में भी बताया था, प्रधानमंत्री में भी बता रहा हूं। देखिए, हमारे यहां कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति में काम किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के। और यहां पूछ रहा है वास्तविक, वास्तविक मतलब ओरिजिनल में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति भी किसकी सलाह से काम करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों यहां पे 2 चीजें हैं। पहला कि जो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है वो तो राष्ट्रपति है, पर वो नाम मात्र का है, उसका केवल नाम चलता है। वास्तविक रूप से काम कौन करता है? वास्तविक रूप से काम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों और उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। यह गलत है दोस्तों, आपको अभी मैं बताया, ये तो सही है पहला वाला। राष्ट्रपति क्या करता है? विभाग बनाएगा और प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रियों को विभाग बांटेगा। लेकिन हमारे यहां जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते। तो यहां क्या होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो बहुत जबरदस्त डिस्कशन होने वाला है दोस्तों, इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। ठीक है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है, मतलब कहां के सदस्य है? राज्यसभा के। अभी आपके मोदी जी कहां के सदस्य हैं? लोकसभा के। ठीक है, और ये बोल रहा है अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हुआ तो क्या होगा? देखिए, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते, जैसे आपके कौन कौन बने हैं? मनमोहन सिंह जी बने हैं, इंदिरा गांधी बनी है, ठीक है, मेरे ख्याल से इंद्र कुमार गुजराल भी बने हैं, है ना। इन लोग राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री थे। पर मोदी जी कहां के सदस्य हैं? लोकसभा के। आपको पता है कोई भी मंत्री बनने के लिए, पद बनने के लिए किसी एक सदन की सदस्यता होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 महीने तक ही रह पाएगा पद पे। 6 महीने के अंदर क्या लेना है? सदस्यता लेना है। ठीक है, अगर सदस्यता ले लिया तो पद पे बना रहेगा। तो यहां बात हो रही है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन में आना पड़ेगा। निम्न सदन मतलब लोकसभा, लोकसभा मतलब जनता का सदन, उच्च सदन मतलब राज्यसभा। ठीक है, तो देखिए समझिए, जनता के द्वारा चुने हुए लोग कहां जाके बैठते हैं? लोकसभा में। अभी लोकसभा में बैठेंगे सांसद लोग। तो अधिकतर सरकार कहां बनती है? लोकसभा में बनती है। ठीक है, बहुमत कहां सिद्ध किया जाता है? लोकसभा में सिद्ध किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव भी कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि सरकार कहां बैठती है? लोकसभा में। ठीक है, और सरकार कैसे? बहुमत पे काम करती है। सरकार कैसे काम करती है? बहुमत पे। जब तक सरकार का बहुमत लोकसभा में है तब तक सरकार रहेगी पद पर। अगर बहुमत नहीं है तो विपक्ष के पास बहुमत चले गया है,
अगर आपके पास बहुमत नहीं है मतलब विपक्ष के पास चले गया, तो अब सरकार कौन बनाएगी? विपक्ष बनाएगी। तो विपक्ष आपके सरकार को गिराने के लिए क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास मतलब कि जनता का अब इन पर से विश्वास उठ गया है, इनके पास बहुमत नहीं है। आपको पता है दोस्तों, सरकार उसी की बनती है जिसके पास बहुमत हो। अगर बहुमत नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है, मतलब बहुमत अपोजिशन के पास चले गया, तो अपोजिशन आपको गिराने के लिए क्या करेगी? अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और बताएगी कि इनके ऊपर अब बहुमत नहीं है, इनके पास बहुमत नहीं है, इनके पास विश्वास नहीं है, आपकी सरकार गिर जाएगी। तो एक चीज याद रखिए, सरकार अधिकतर कहां बनती है? लोकसभा की बनती है। सरकार बैठती कहां है? लोकसभा में बैठती है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। यह बात समझ में आ गई? इसमें बोल रहा है अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा में, तो वो क्या कर सकता है? ठीक है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सही है, वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, है ना। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कि वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, वो दोनों जगह दे सकते हैं। वे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन बनना चाहेंगे? नहीं। अगर वो कोई भी एक सदन के सदस्य हैं तो चलेगा, उसको दूसरे सदन की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, सही क्या है, इस पे सही क्या है पूछ रहा है। तो इस पे सही है ऑप्शन ए, इस पे सही है ऑप्शन ए। ठीक है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे भाई? बोल सकते हैं। ठीक है, वे केवल उच्च सदन में ही भाषण दे सकते हैं? नहीं, वो निम्न सदन में भी दे सकते हैं, है ना। वे प्रधानमंत्री रहते हुए फिर से पद दूसरे निम्न सदन में नहीं लेना पड़ेगा। इसमें सही क्या है? पहला ही है। देखिए, आपको पता है सरकार बैठती है कहां? लोकसभा में। विश्वास प्रस्ताव कहां लाता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव भी कहां आएगा? लोकसभा में। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन लोकसभा की किसी भी कार्रवाई में मत नहीं दे सकता, लोकसभा की किसी भी कार्रवाई में वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता दोस्तों? क्योंकि वो इस सदन का सदस्य है ही नहीं। ठीक है, वो जिस सदन का सदस्य है वो वही वोटिंग कर सकता है, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो। वो जिस सदन का सदस्य है वोट उसी सदन में करेगा, लेकिन वो बोल सकता है दूसरे सदन में, वो दूसरे सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो अविश्वास प्रस्ताव पे बोलेगा, बात करेगा, बहस करेगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं, वो राज्यसभा का सदस्य है। अगर किसी सदन में वोटिंग करना है तो वहां की सदस्यता जरूरी है। बाकी बोल सकता है, बैठ सकता है, सब चीज कर सकता है। ऑप्शन होगा ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? मतलब कौन सा मंत्रिपरिषद को बनाता और बिगाड़ता है? ठीक है, देखिए, इसमें 70, 71, 72 ये सब तो आएगा नहीं, है ना। आपको पता है अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया एक मंत्रिपरिषद होगा और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में कहा गया है राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो यहां बोल रहा है नियुक्ति, तो भैया नियुक्ति की बात कहां कही गई है? नियुक्ति की बात कही गई है अनुच्छेद 75 में। कहा गया है क्या? कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75(2) में कहा गया है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल हम बोल देते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल किस पे डिपेंड करता है? बहुमत पे। जब तक बहुमत रहेगी तभी तक सरकार रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर आज के डेट में गठबंधन की सरकार है और सरकार का गठबंधन टूट जाता है
तो वो संसद सदस्य तो रहेंगे, लेकिन वो सरकार में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो 5 साल के पहले ही सरकार गिर जाएगी। फिर जिस पार्टी के पास बहुमत रहेगा ना, वो दूसरी पार्टी सरकार बना लेगी। यहां पे 2-3 बातों को समझिए। जो पूरा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो बहुमत के आधार पर काम करती है, और जब तक लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक वो कहां रहेगी? लोकसभा में पद पर रहेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा तब तक वो पद पर रहेंगे और समूह में कार्य करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से, किसके रूप से? व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से वो किसके प्रति जिम्मेदार रहते हैं? राष्ट्रपति के, क्योंकि उनको पद पर कौन लेके आया है? राष्ट्रपति लाया है। ठीक है। अगर मान लो किसी एक मंत्री के खिलाफ, लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। सरकार इसलिए गिर जाएगी क्योंकि एक समूह में एक आदमी गलत किया, मतलब पूरा समूह गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो समूह में एक आदमी गलत किया मतलब पूरा समूह गलत है। तो यहां पे यह कहा गया है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। अगर प्रधानमंत्री भी त्यागपत्र दे दिया तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। एक आदमी, सरकार के एक आदमी के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत गलती करता है, पर्सनल गलती करता है, व्यक्तिगत रूप से कहीं मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, तो पूरी मंत्रिपरिषद नहीं गिरेगी। तब केवल राष्ट्रपति उस मंत्री को ही अलग करेगा, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। अगर मान लो कोई मंत्री कुछ पर्सनल गलती करता है जिसके कारण कुछ गलती हुई है, तो वो पूरी सरकार नहीं गिरेगी। उस समय केवल उस मंत्री को निकाला जाएगा। और कौन निकालेगा? राष्ट्रपति। तो देखिए, प्रधानमंत्री सलाह देता है कि ये आदमी को मंत्री बना दो, तब मंत्री कौन बनाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति होती है, और जब वो मंत्री सही से काम नहीं करता तो प्रधानमंत्री फिर सलाह देता है कि इसको पद से हटा दो। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति हटा भी देता है। तो भाई, हटा और नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो भैया हटा रहा है और ज्वाइनिंग कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और ये कहां कहा गया? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या पूछा है? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो यहां बोल रहा है जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है तो अगर वो संसद का सदस्य रहेगा नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी आदमी, मंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी पद पर नियुक्त हो सकता है बिना सदस्यता के। अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 माह के लिए पद पर रह सकता है, और उस 6 माह के अंदर उसको किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आपको पता है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा की सदस्यता की जरूरत है या राज्यसभा की सदस्यता की जरूरत है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल लोकसभा या केवल राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य रहो, पर सदस्य होना जरूरी है। अगर आप सदस्य नहीं भी हो और आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहोगे। अगर आप सदस्य नहीं भी हो और आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहोगे, और इस 6 महीने के अंदर आपको या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यही चीज बोला है पहले ऑप्शन में, क्या कि जरूरी नहीं है कि वे संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से क्या हो? सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इसमें केवल लोकसभा बोल रहा है तो ये गलत हो गया।
है ना। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से, मतलब आप जब जब सदस्य होगे तभी आपको पद मिलेगा, ये भी गलत हो गया, है ना। इसमें भी लोकसभा का बोल रहा है तो ये भी गलत हो गया। आपको पद मिल जाएगा जी, लेकिन 6 महीने तक, और उस 6 महीने में आपको क्या चाहिए, किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और ये बात कही गई है क्या, अनुच्छेद 75(5) में। नियुक्ति और पदच्युति पढ़े है ना अभी, अनुच्छेद 75 में ही है ना। तो अनुच्छेद 75(5) में यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन उसको अपनी नियुक्ति के 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है जी, न्यूनतम आयु। अब देख लीजिए, या तो लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा या राज्यसभा का। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष, है ना। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए कितनी है, 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु मतलब लोकसभा का आदमी भी बन सकता है, तो न्यूनतम आयु कितना होगा, 25 वर्ष। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। पार्टी बोल रहा है ना। तो भैया आपको पता है क्या, अनुच्छेद 75(1) के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। बहुमत दल के नेता को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और कई बार अगर सदन में बहुमत नहीं है, कई बार अगर सदन में बहुमत नहीं है, तो जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होती है, राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। अगर बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट होगी उसको बना सकता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, किसकी, प्रधानमंत्री की। इसको समझिए दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर लोकसभा में किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, या तो वो सबसे बड़े दल को, नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, या फिर किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब बोलोगे सर बहुमत नहीं है और प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, तो भैया नियुक्ति के बाद विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, और विश्वास प्रस्ताव पास होगा ना तभी प्रधानमंत्री पद आगे बना रहेगा। विश्वास प्रस्ताव फेल मतलब सरकार तुरंत गिर जाएगी। अगर किसी दल के पास बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति उसके दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त भी कर देता है, तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, विश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, विश्वास प्रस्ताव। और विश्वास प्रस्ताव जब तक बहुमत नहीं है तब तक पास नहीं होगा, तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, फिर दूसरे आदमी को बनाएगा। ठीक है। तो जो है राष्ट्रपति के पास है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री कितने दिन रह सकता है, आपको पता है कितने दिन, 6 महीना। 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, बताइए भाई, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है। देखिए मैं आपको बताया, सरकार कहां बनती है, लोकसभा में, और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से काम करते, समूह में। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में बहुमत गया तो वहां प्रधानमंत्री का काम खत्म, सरकार गिर जाएगी। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, राष्ट्रपति। तो सामूहिक रूप से लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, पहला सही है। यह एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, यह भी सही है। संविधान में बाध्यता है भाई कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, और कब तक कार्य करेंगे, जब तक बहुमत हो। अब बहुमत कहां सिद्ध करना पड़ता है, लोकसभा में। इसीलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदार होते हैं, लोकसभा के प्रति जवाबदार होते हैं। ठीक है। और ये क्या है, संवैधानिक बाध्यता है। अनुच्छेद किसके अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार।
अनुच्छेद 75 में ना दोस्तों पूरे मंत्रिपरिषद के लिए बताया गया है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, नहीं जी। पद पर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। पर सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो भैया सलाह देने बस से नहीं होगा, हटाने और ज्वाइन कराने वाला आदमी कौन है? राष्ट्रपति। तो किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो ये तो गलत हो गया, ये आपका पहला सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है जी? इसमें केवल एक सही है ना। ये एक चीज याद रखिए कि मंत्री लोग मंत्री लोग 5 साल पद में नहीं रहते, वो 5 साल सांसद रहेंगे। ऑप्शन केवल एक सही है ना। मंत्री लोग 5 साल पद में नहीं रहते, वो 5 साल संसद के सदस्य रहेंगे। और वो मंत्री कितने दिन रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति चाहे। इसीलिए तो मोदी जी अपना बार बार मंत्रिमंडल चेंज कर देते हैं, है ना। कब तक? वो सलाह देते हैं अब इस मंत्री को रेल मंत्री से हटा के दूसरे आदमी को बना दो, तो दूसरे आदमी को कौन बना देगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, क्योंकि ज्वाइनिंग कौन कराया रहता है? राष्ट्रपति। तो किसके प्रसाद पर्यंत तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, तो केवल एक सही है। इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है। पहला तो सही है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खालिस्तान के अधीन रहकर कार्य करती है। तो याद रखिएगा जी, कार्यपालिका हमेशा विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। न्यायपालिका क्या करती? केवल न्याय करती है। और इसीलिए कहा गया है अनुच्छेद क्या? 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, दोनों अलग है। पर कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? विधायिका। विधायिका मतलब आपका लोकसभा। तो भैया कार्यपालिका मतलब सरकार और विधायिका मतलब लोकसभा। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। तो यहां क्या आएगा? विधायिका। ये सब गलत है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है दोस्तों? लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहां लाया जाता है? लोकसभा में। अब क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? सुन लो, ठीक है। अब मान लो विपक्ष को यह पता चला कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अगर हम लोग अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए तो हमारे पक्ष में बहुत लोग हैं और अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? पास हो जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मतलब सरकार गिर जाएगी। तो सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? लोकसभा में, क्योंकि सरकार किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा। सरकार बैठती कहां है? लोकसभा में। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50। सदन के कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50। 50 सदस्य बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। फिर अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होगा? बहस होगा। बहस के बाद क्या होगा? वोटिंग होगा। अगर प्रधानमंत्री के पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो उन लोग प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट करेंगे ही नहीं और अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री के पक्ष में ज्यादा लोग नहीं है तो उन लोग प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट करेंगे और विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के पास बहुमत रहेगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास होगा क्या? प्रधानमंत्री के पास बहुमत रहेगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। मतलब बहुमत किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, और उसकी सरकार बनी रहेगी। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो बहुमत किसके पास है? दूसरे के पास। तभी तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए इतना काम हुआ है। प्रधानमंत्री को हटाने के लिए तभी तो लोग वोट कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है तो वैसे ही सरकार गिर जानी है। उन लोग अपनी सरकार बना लेंगे विपक्ष वाले। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? लोकसभा में। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में सदन लोकसभा के कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्यों का। दोस्तों ये बहुत बार पूछता है, कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आगे। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये डिस्कशन काफी महत्वपूर्ण डिस्कशन है दोस्तों। अभी देश में यही सब माहौल चल रहा है तो इससे नियर बाई जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस पर जरूर क्वेश्चन आएंगे। और मुझे लगता है कि हम इतना लंबा चौड़ा अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका आपको जरूर फायदा होगा। रिवीजन में भी, ये क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में भी आप इसको ले सकते हैं,
या डाउट क्लियर करने के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो ये डिस्कशन आपको काफी हेल्पफुल होगा अपनी तैयारी को पुख्ता करने में। इसी तरह योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ बने रहिए ताकि हम साथ मिलकर कुछ अच्छा कर सके। और अब आचार संहिता भी खत्म हो गई है तो होप्स हो कि जल्दी से जल्द एग्जाम होना चालू हो जाए। चलिए वापस आते हैं अपने कार्य पर, है ना। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, संसद के नियम में उल्लेख है। ठीक है, लोकसभा के नियम में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है ना। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। उल्लेख कहां है अविश्वास प्रस्ताव का? अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख आपके संसद के नियम में है। ठीक है, अनुच्छेद 118 में क्या कहा गया है इसको हल्का सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 118 एक में कहा गया है ना। संविधान में अनुच्छेद 118 एक में कहा गया है कि सदन, क्या कि सदन, है ना, संसद अपने कार्य प्रणाली के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र संविधान में नहीं है, पर संविधान में यह कहा गया है अनुच्छेद 118 एक के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा अपने काम को चलाने के लिए अपना पर्सनल नियम बना सकते हैं। तो लोकसभा का अपना अलग नियमावली है और राज्यसभा का अपना अलग नियमावली है। ठीक है, तो ये अधिकार कहां से मिला है बनाने का? अनुच्छेद 118 से। तो जो ये अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और जितने भी प्रस्ताव की बात कही गई है ये संसद के नियम के द्वारा बनाए गए हैं, ना कि संविधान के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के नियम के द्वारा ये सब बनाए गए हैं। तो पहला सही है, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव होते हैं इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। इनका उल्लेख लोकसभा के नियमावली, लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली में है। और ये नियम लोकसभा में काम चलाने के लिए लोकसभा ने खुद बनाए हैं। ठीक है, दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्या 1 और 2। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है बोल रहा है। देखिए, अगर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कहां लागू होता है जी? राज्यों में होता है, केंद्र में नहीं होता। केंद्र में होता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। अगर अभी सरकार गिर जाती है तो क्या आपातकाल लागू होगा? नहीं होगा, दूसरा आदमी सरकार चलाएगा। भाई सरकार गिर गई, जिसके पास बहुमत है वो आदमी सरकार चलाएगा, तो आपातकाल लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या है? आपका पहला ही इसका आंसर होगा। ये गलत है, ये सही नहीं है पूछ रहा, मतलब गलत है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेगा। मान लो पूरा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दिए, उनकी सरकार गिर गई, तो जब तक नई सरकार नहीं आती है राष्ट्रपति यह बोल सकता है कि तुम ही लोग काम करो। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। वही चीज है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। अब चुनाव होते तक कोई ना कोई सरकार चलाएगा, तो राष्ट्रपति उन्हीं आदमी को बोल सकता है जो आदमी पहले से सरकार में था, और 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार के आने तक पदभार का निर्वहन करेगी। ये भी सही है। अब भाई जब तक नया सरकार नहीं आएगा तो पुराना सरकार ही काम चलाएगी। तो ये सब सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? ये बहुत पूछता है जी। चौधरी चरण सिंह, जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, जब ये अपने पद पर आए। ठीक है, कौन? चौधरी चरण सिंह।
ये अपने पद पर आए तो उस समय, ठीक, उस समय संसद के सदन की बैठक हुई ही नहीं, एक भी बैठक नहीं हुई, इसीलिए कभी भी लोकसभा में बैठे ही नहीं, चले गए। कितने महीने रहे ये? जुलाई में आए 79 में और जनवरी 80 में चले गए। ठीक है, लोकसभा की बैठक नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह आएगा। यह पूछा जाता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किए? चौधरी चरण सिंह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारीकरण, उदारीकरण की नीति कब आई थी जी? 1991 में। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन की नीति कब आई थी? 1991 में। और 91 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और उस समय कौन वित्त मंत्री आपके मेरे ख्याल से थे? बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मनमोहन सिंह जी। तो उन्हीं ने ही उदारीकरण की नीति का सुझाव दिया था। तो उदारीकरण की नीति 91 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, 91 में थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे, बिल्कुल भी थे, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि ये भी थे। तो वो क्या नहीं थे? वो वित्त आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, वित्त आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री भी थे, उसके बाद गवर्नर भी थे, उसके बाद आईएमएफ में भी थे, पर वित्त आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन सी। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। 44वें संविधान संशोधन, 85वें। तो 44वें और 85वें में तो इस टाइप का कोई संशोधन नहीं हुआ। मूल संविधान में भी नहीं है जी उप प्रधानमंत्री का पद। ये क्या है? संविधान से हटकर अपनी सुविधा के लिए बना दिया गया। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि ये प्रधानमंत्री है तो इसको उप प्रधानमंत्री बना दो। तो उप प्रधानमंत्री का कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, वैसे ही उप मुख्यमंत्री का भी कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। प्रायः गृह मंत्री और रक्षा मंत्री में से किसी को पहले बना दिया जाता था। लास्ट अपने समय में, है ना, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लाल कृष्ण आडवाणी बस को बनाया गया था उप प्रधानमंत्री। उसके बाद आज तक कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। उप प्रधानमंत्री का कोई पद संविधान में है ही नहीं, ये अपनी सुविधा के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये मूल संविधानों से हटकर है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ये पूछा जाता है। मतलब पूरे भारत में जितने भी सरकारी नौकरी में हैं तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? पूरे भारत में जितने लोग भी सरकारी नौकरी में हैं सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो सबसे बड़ा पद है कैबिनेट सचिव। आपको पता है दो चीजें होती है, एक मंत्री परिषद बड़ी वाली जिसमें सब होते हैं, एक होता है मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट जिसमें चुने हुए मंत्री होते हैं। उस कैबिनेट का सचिव मतलब ये सोच लो, देश में जो भी चीज हो रही है, प्रधानमंत्री जो भी नियम बना रहे हैं उसमें वो आदमी जाके बैठता है, उसको एक एक चीज पता रहता है, वो सलाह देता है ना। रोज प्रधानमंत्री से 5 बार 10 बार मिलता है, रोज बात करता है। वो इतना बड़ा आदमी है। कौन बनता है? अधिकतर आईएएस लोग बनते हैं। और ये जो कैबिनेट सचिव होता है ना, ये पूरे देश भर में जितने भी कलेक्टर वलेक्टर आईएएस आईपीएस हैं सबका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, और कैबिनेट सचिव हमारे सरकारी तंत्र में, सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद, बहुत पावरफुल पद है ये। ठीक है, मतलब जो आदमी प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों जैसा इसका रोल होता है। ये प्रधानमंत्री को बताता है ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। प्रधानमंत्री कोई भी योजना बनाएगा, कैबिनेट सचिव वहां बैठे रहेगा। सोच लो, इतना बड़ा आदमी होता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव। इसका पेमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा सरकारी नौकरी का पद है। यहां पहुंच गए मतलब तो फिर बात ही छोड़ दो। आप राजा के क्या हो? राजा के सिपल सहार हो, सबसे ज्यादा करीबी आदमी हो, ये मान लो। ठीक है, तो यही है कौन? मंत्रिमंडल सचिव। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया दोस्तों। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन एक बताता है मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। तो कौन से संविधान संशोधन में? 91 संविधान संशोधन।
कौन से संविधान संशोधन में? 91 संविधान संशोधन में यह कहा गया कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने से 15% से अधिक नहीं होगी। और यह कब हुआ? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। देखिए पहले क्या होता था, सरकार बनती थी, सब अपने आदमी को खुश करने के लिए कितने लोगों को भी मंत्री बना दे रहे हैं, सब अपने आदमी को खुश करने के लिए कितने लोगों को भी। अब जितने मंत्री बनाओगे, ये मंत्री, सबको गाड़ी दो, सिक्योरिटी दो, खर्चा बढ़ रहा है, काम कुछ है नहीं। तो भैया संविधान संशोधन किया गया 91 नंबर का 2003 में, और बोला कि अब मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 15%। और 15% किसका निकालना है? लोकसभा का। 15% किसका निकालना है? लोकसभा का। लोकसभा की संख्या कितनी है? 545। 545 का 15% कितना होगा दोस्तों? निकाल लीजिए, ठीक है ना? 550 मान लेते हैं, 50 में 10% कितना? 500 का 50 और 5% 25, तो कुल मिला के वही 72-73 मंत्री होंगे। उससे ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते, उससे ज्यादा मंत्री बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट कर दिया। 91 संविधान संशोधन 2003 में बोला कि भैया लोकसभा, और ये विधानसभा में भी लागू है ना, ये विधानसभा में भी लागू है कि भैया हमारे यहां 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रहेंगे। कितने को देते रहेंगे जी? ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए, वैसे ही हमारे कहां छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है ना? अब 90 और 9 और 4 13 मुख्यमंत्री को मिलाते हुए छत्तीसगढ़ में 13 से अधिक नहीं होंगे मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? भारत सरकार का जो भी कागज होता है, सरकारी काम होता है, कौन से कलर के कागज में होता है? वो होता है श्वेत पत्र में। भारत के आधिकारिक दस्तावेज को हम क्या बोलते हैं? श्वेत पत्र। पहले ये बहुत पूछा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद खत्म, केंद्रीय मंत्रिपरिषद खत्म, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप बने रहिए, हमारे साथ मिलकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करिए और जल्दी ही सफलता पाइए। अब एग्जामों का दौर चालू हो रहा है, तो अपनी तैयारियों को जोर दीजिए, मजबूती दीजिए और एक संपूर्णता दीजिए। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा दोस्तों जब तक आपके तैयारी में संपूर्णता ना हो। तो होप सो आप योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ मिलकर अपनी तैयारी को और अधिक बनाएंगे, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, स्वच्छ रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।